नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी 9th क्लास की ज्योग्राफी की जो हमारी सीरीज चल रही है इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हमारी ये क्लासेज रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंतर्गत डायरेक्टली इन पुस्तकों का मेंशन है जो कि सत्र 2021-22 के अंतर्गत चल रही है, यानी जो एनसीईआरटी वाली पुस्तकें हैं। तो आप ईमानदारी के साथ और अच्छे तरीके से इस सीरीज को फॉलो करिएगा। और देखिए, रीट के अलावा ये थर्ड ग्रेड में भी आपके काम आएगी, सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आएगी। तो अगर आपसे हो सके तो सारा मैटर आप पेपर पर लिख लीजिएगा और बार बार इनका रिवीजन करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड को नहीं देखा है तो आप चैनल को विजिट करके उन चैप्टर को भी देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर थर्ड, जिसका नाम है अफवाह, इनसे संबंधित ऑल क्वेश्चन एंड फैक्ट कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पर्वतीय या उच्च भूमि जो दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती हैं क्या कहलाती हैं? तो देखिए, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगा ताकि वीडियो देख लंबा ना बने। सही आंसर होगा जल विभाजक। तो सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। जल विभाजक को आप यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि कोई दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियाँ हैं जो कि किसी उच्च भूमि के कारण अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो इस कारण इस पर्वतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जल विभाजक कहा जाता है। और राजस्थान की जो अरावली पर्वत है वो इसका अच्छा उदाहरण है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। और देखिए, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सी है? तो आप ये ध्यान रखिएगा, अमेजन नदी अपवाह द्रोणी। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, बुक के अंतर्गत ये दे रखा है। भारतीय नदियों को कितने मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है? तो देखिए, दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी नदियाँ? तो हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? हिमालय की नदियाँ बारहमासी नदियाँ हैं। हिमालय की नदियों ने पर्वतों को काटकर गॉर्जों का निर्माण किया है। हिमालय की नदियाँ मध्य एवं निचले भागों में विसर्प, गोखुर झील और डेल्टा का निर्माण करती हैं, या फिर सभी। देखिए, हिमालय की नदियों के संबंध में तीनों कथन सत्य हैं, तो सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए, इस बार रीड एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, सत्य असत्य वाले। लास्ट बार भी पूछे गए थे। तो जितने भी ये फैक्ट है इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है वो यहाँ पर बताना है। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी हैं क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम और छिछली है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती हैं। अधिकतर नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जो प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो कौन सा कथन यहाँ पर गलत है वो बताना है। देखिए, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। प्रायद्वीपीय भारत की जो अधिकतर नदियां हैं वो पश्चिमी घाट से निकलती है, ना कि पूर्वी घाट से। तो ये कथन गलत है, बाकी सब भी सही है। तो उन सभी के बारे में आप ध्यान रखिए। किस नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से होता है? तो देखिए, इस नदी का नाम है सिंधु नदी। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी भारत में कहाँ पर प्रवेश करती है? तो लद्दाख में। जास्कर नदी, नुब्रा नदी, सियोक नदी, हुंजा नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो देखिए, ये चारों सहायक नदियां हैं सिंधु की। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर सही आंसर होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और नीचे वाला फैक्ट भी आप ये ध्यान रखिए, सिंधु नदी अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम आपस में मिलकर कहाँ पर सिंधु नदी में मिल जाती हैं? तो देखिए, इन सभी नदियों का संगम सिंधु नदी में कहाँ पर होता है? मिठानकोट, पाकिस्तान के अंतर्गत। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? देखिए, करेक्ट आंसर होगा, सिंधु नदी की कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। तो यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए, कहीं कहीं पर इसकी जो लंबाई है वो 3180 किलोमीटर भी दे रखी है। तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, बुक के अंतर्गत ये फैक्ट दे रखा है। सिंधु जल समझौता संधि के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का कितने प्रतिशत उपयोग कर सकता है? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा, भारत सिंधु नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% ही यूज कर सकता है। और भारत इस 20% जल का यूज कहाँ पर कर रहा है? तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों में सिंचाई के लिए। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ पर होता है? तो देखिए, उत्तराखंड में देवप्रयाग के अंतर्गत
अलकनंदा और भागीरथी इन दोनों नदियों का संगम होता है और वहाँ से आगे जो नदी निकलती है उस नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, गंगा की जो मुख्य धारा है कौन सी, भागीरथी। इस भागीरथी का उद्गम कहाँ से होता है, तो गंगोत्री हिमनद से। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। सारे फैक्ट काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी के बारे में आप ध्यान रखिएगा। कौन सी नदी गंगा नदी के दाहिने किनारे के समांतर बहती है? देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यमुना नदी। तो थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। यमुना नदी इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। तो आप ये ध्यान रखिएगा। कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? देखिए घाघरा, कोसी और गंडक ये तीनों नेपाल हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं और ये तीनों की तीनों किसकी सहायक नदियां हैं, तो गंगा की। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नीचे एक महत्वपूर्ण परियोजना दे रखी है, नमामि गंगे परियोजना। ये देखिए एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्य रखे गए हैं। क्या क्या? प्रदूषण के प्रभाव को कम करना और इनके यानी गंगा नदी के संरक्षण एवं कायाकल्प को पूरा करना। तो आप ये ध्यान रखिएगा। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? सही आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन, फरक्का। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और फरक्का से ही गंगा नदी 2 भागों में बट जाती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। इसकी जो मुख्य धारा है वो तो बांग्लादेश के अंतर्गत जाती है और जो इसकी एक अन्य धारा है वो कलकत्ता की ओर जाती है, दक्षिण की ओर। तो आप ये ध्यान रखिएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले किस नाम से जाने जाती हैं? तो देखिए गंगा और जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये समुद्र में मिलने से पहले जिस नाम से जाने जाती हैं तो ये नाम क्या है, ये नाम है मेघना। तो आप ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ पर जो डेल्टा का निर्माण होता है तो उस डेल्टा का नाम क्या है, सुंदरवन डेल्टा। और ये नाम किस कारण पड़ा, तो यहाँ पर एक पादप मिलता है, सुंदरी पादप, इस कारण। विश्व का सबसे बड़ा और तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा और यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। वह स्थान जो सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है, तो इस स्थान का नाम क्या है? देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन या फैक्ट केवल आरबीएससी और एनसीईआरटी बुकों के अंतर्गत मिलते हैं और यहीं से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा, इस नगर का नाम है अम्बाला नगर। तो आप ध्यान रखिएगा। अम्बाला से सुंदरवन तक का जो मैदान है इसकी जो लंबाई है वो है लगभग 1800 किलोमीटर। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। चेमायुंगडुंग हिमनद से किस नदी का उद्गम होता है? देखिए इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। और नीचे वाले फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। ब्रह्मपुत्र की लंबाई सिंधु नदी से कुछ अधिक है। तो देखिए सत्य या असत्य वाले क्वेश्चन में आपसे इस प्रकार का फैक्ट आ सकता है कि ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है वो सिंधु नदी से अधिक है या फिर कम है। तब आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है वो अधिक है, किससे? सिंधु नदी से। और ब्रह्मपुत्र हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है, ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। कौन सी नदी नामचा बरवा सिक्कर के पास पहुंचकर अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती हैं? तो इस नदी का नाम क्या है? देखिए इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। तो आप ध्यान रखिएगा। जहाँ पर ये भारत में प्रवेश करती है वहाँ पर इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। बाद में जब ये असम में प्रवेश करती है, ठीक है, और असम में कौन कौन सी नदियाँ, दिबांग, लोहित, कैनुला और अन्य नदियाँ सब मिलकर जब ये असम में आती हैं, दिहांग नदी, तब वहाँ पर इसको किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। और नीचे वाले फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। किस नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है? देखिए सही आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन, ब्रह्मपुत्र नदी के अंतर्गत। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के अंतर्गत विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है जिसका नाम है माजुली। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण किसके द्वारा होता है?
तो देखिए मुख्य जल विभाजक का निर्माण होता है पश्चिमी घाट के द्वारा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। नीचे वाले फैक्ट भी देख लेते हैं। महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी जो नदियाँ हैं ये पूर्व की ओर बहती हैं और डेल्टा बनाकर कहाँ पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत। नर्मदा और तापी दो ऐसी नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर बहती है और कहाँ पर गिरती है, अरब सागर में क्या बनाकर, तो जवार नदमुख बनाकर। तो इफेक्ट आप ध्यान रखिएगा। किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है? तो देखिए इस नदी का नाम है नर्मदा नदी। तो आप ध्यान रखिएगा। जबलपुर के निकट नर्मदा नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा एक परियोजना चलाई गई है जिसका नाम है नमामि देवी नर्मदे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में स्थित है? यहाँ पर इस श्रृंखला है। तो सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में किस नदी का उद्गम स्थल है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ताप्ती नदी का। तो आप ध्यान रखिएगा। जो तापी नदी है ये नर्मदा नदी के समांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है। पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो साबरमती है, माही है, भारतपूजा और पेरियार नदी। इनके अलावा दो नदी आगे हमने देख ली है, नर्मदा और तापी, जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं और ये कहाँ पर अपना जल लेके जाती है, अरब सागर की ओर। तो आप ध्यान रखिएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? देखिए करेक्ट आंसर होगा गोदावरी नदी और इसी नदी का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है दक्षिण भारत के अंतर्गत। तो आपसे एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है कि दक्षिण भारत की ऐसी कौन सी नदी है जिसका जो अपवाह क्षेत्र है वो सबसे बड़ा है? तो वो है गोदावरी नदी। महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढालों से गोदावरी नदी निकलती है। इसकी लंबाई है लगभग 1500 किलोमीटर। तो आप ये ध्यान रखिएगा। बड़े आकार और विस्तार के कारण किसे दक्षिण गंगा कहा जाता है? सही आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन, गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वैनगंगा और पेनगंगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस नदी की अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में है? तो देखिए सही आंसर होगा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में किस अपवाह द्रोणी का विस्तार है? तो इस नदी का नाम है महानदी। तो आप ध्यान रखिएगा। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से। इसकी लंबाई है 860 किलोमीटर। कौन सी नदी महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कृष्णा नदी। तो आप ध्यान रखिएगा। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तुंगभद्रा, यहाँ पर ये कोयना होगा, कोयना नदी, और घाटप्रभा नदी, मुसी नदी और भीमा नदी। तो आप इन सभी के बारे में ध्यान रखिएगा। विस्तार की अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ पर इन कृष्णा नदी द्रोणी का विस्तार है? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। निम्न में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है? तो इस नदी का नाम है कावेरी नदी। कावेरी नदी की लंबाई है 760 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियाँ है अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। इसका विस्तार है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के अंतर्गत। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो देखिए ये स्थित है कावेरी नदी पर। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। तो आप ध्यान रखिएगा। क्या आप कमेंट सेक्शन में ये लिख के बता सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो देखिए जो यहाँ पर ये शिव समुद्र जलप्रपात है, यहाँ पर कुछ विद्युत का उत्पादन होता है जो कि मैसूर, बेंगलुरु और कोल्लार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा। पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? तो दामोदर है, ब्रह्मणी, वैतरणी और सुवर्ण रेखा। पृथ्वी के धरातल का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? देखिए पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर क्या है? जल है। तो आप ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। और देखिए जो ये
71% जल है, इस 71% जल का 97% भाग, ठीक है, समझ लिया कि जो यहाँ पर ये पूरा क्षेत्र है, ये 97% भाग क्या है, लवणीय है, ठीक है, पीने योग्य नहीं है। केवल जो ये 3% भाग है ये स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है। और जो ये 3% भाग है, इस 3% का भी 3/4 भाग क्या है, हिमालय के रूप में है, यानी जमा हुआ बर्फ है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सी लेगून झील है? देखिए चिल्का, पुल्लिकट और कोलेरू ये सभी क्या हैं, लेगून झीलें हैं। सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैंने आपको आरबीएससी की वीडियो के अंतर्गत चिल्का झील कहाँ पर है, पुल्लिकट झील कहाँ पर है, कोलेरू झील कहाँ पर है, ये सभी आपको बता रखी है। अगर आपने उन वीडियोस का रिवीजन कर रखा है तो आप आसानी से इसका आंसर बता पाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ये तीनों जिले किन किन राज्यों के अंतर्गत है, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो प्राकृतिक झील है इसका नाम है वुलर झील, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत स्थित है। तो आप ध्यान रखिएगा। नीचे वाले फैक्ट में आप ध्यान रखिएगा, सतलज नदी पर बांध बनाने से एक झील का निर्माण हुआ है। इस झील का नाम क्या है? गुरु गोविंद सागर झील। तो आप भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर दे रखा है, वो आप ध्यान रखिएगा। किस संबंध में? राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना के संबंध में। देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ था? 1985 के अंतर्गत गंगा एक्शन प्लान के साथ आरंभ हुआ। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। और जो राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना यानी NRCP है, इसका उद्देश्य क्या है? नदियों के जल प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बुक के अंतर्गत दे रखे हैं और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इन सभी के बारे में आप ध्यान रखिएगा। तो जितने भी क्वेश्चन एंड फैक्ट थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं। आज का हमारा कमेंट वर्क है, किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट से होता है? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, माही, तापी, नर्मदा या फिर चंबल। जो भी आपको उसका सही आंसर लगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के आप जरूर बताइएगा। और देखिए जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी वो रहेगी चैप्टर नंबर 4 से संबंधित। टोटल 6 चैप्टर ही है इस पुस्तक के अंतर्गत। जल्दी हम इस पुस्तक को कवर कर लेंगे ईमानदारी के साथ। आप इस सीरीज को फॉलो करिएगा। 4th चैप्टर का नाम है जलवायु, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन एंड फैक्ट होंगे वो मैं आपको कवर करवा दूंगा। और आप में से काफ़ी अधिक स्टूडेंट हमसे आरबीएससी और एनसीईआरटी पुस्तक की डिमांड कर रहे हैं कि सर आप इन जितने भी ये क्लासेस की पीडीएफ है वो हमें अवेलेबल कराएं। तो देखिए सारी पीडीएफ अवेलेबल है। देखिए जो यहाँ पर ये आपको पुस्तकें दिख रही है, ये सत्र 2021-22 की पुस्तकों का जो ये मैटर है। एनसीईआरटी 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास की राजस्थान जीके की बुक और आरबीएससी की जो 9th 10th की पुस्तक है सत्र 21-22 की राजस्थान जीके की, तो ये पीडीएफ भी अवेलेबल है। इसके अलावा रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग 11th-12th का जो साइकोलॉजी मनोविज्ञान है। इसके अलावा सत्र 2019-20 की जो पीडीएफ है आरबीएससी 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। और इन्हीं पुस्तकों से देखिए जो रीट का जो सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस केवल इन्हीं पीडीएफ से आपके कवर होगा। एनसीईआरटी की पुस्तकों के अंदर इतना मैटर ही नहीं है, तो आपको आरबीएससी की बुकों को पढ़ना ही होगा। लेकिन अगर आपके पास अगर समय नहीं है तो आप केवल इन पीडीएफ को पढ़कर अपना रिवीजन कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको आरबीएससी 11th क्लास की ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत टोटल 13 चैप्टर थे, उनका भी मैटर आपको मिलेगा। और इस सारा मैटर आपको एक मिनिमम कॉस्ट के अंतर्गत मिल रहा है। इसके लिए मैं आपसे कोई भारी भरकम पेमेंट नहीं ले रहा हूँ, जैसे कि 1000 रुपये, 1500 रुपये। तो मिनिमम कॉस्ट के साथ आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप पर आपको पेमेंट कितनी करनी है वो पता चल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत दे रखे हैं। और देखिए मिनिमम कॉस्ट के बावजूद भी अगर आप इनको परचेज नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं, यूट्यूब पर मैंने आपके लिए जितना भी यहाँ पर ये मैटर दे रखा है सब फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रखा है। यूट्यूब पर आप जाएँ, चैनल को विजिट करें, सारे वीडियोज़ मैंने इनके बना रखे हैं, इनको देखकर आप इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ वो एकदम मिनिमम ऑफ कॉस्ट है। इतनी कम कॉस्ट के अंतर्गत इतना सारा मैटर आपको कोई भी और कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं। और देखिए ईमानदारी के साथ अगर आप तैयारी करेंगे, आपका सिलेक्शन पात्रता परीक्षा में तो होने वाला ही है।
इसके अलावा थर्ड ग्रेड में भी होगा और सेकंड ग्रेड के अंतर्गत भी होगा। और आरबीसी और एनसीईआरटी का ये जो मैटर है, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपका जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छा होगा। लास्ट बार भी आप देख लीजिए 2021 की भर्ती की अगर मैं बात करूं, जिन स्टूडेंट ने केवल आरबीसी की पुस्तकों को पढ़ा था उनके 125 से लगाकर 140 प्लस स्कोर बने थे। और काफ़ी अधिक स्टूडेंट का मुझे रिक्वेस्ट आया था कि सर मैंने आपका मैटर पढ़ा था और आपके मैटर से काफ़ी अधिक क्वेश्चन है, मुझे काफ़ी अधिक फ़ायदा हुआ था। तो पढ़ने वालों को ही फ़ायदा होता है, ना पढ़ने वालों को तो फ़ायदा होगा नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट सेकंड नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो आप सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद।